धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आंखें तो विश्वास कर लेती हैं, लेकिन दिमाग नहीं। कहीं पानी दो रंगों में बंटकर मीलों तक साथ बहता है, कहीं बर्फ के टुकड़े रात के सन्नाटे में किसी जीव की तरह चीखते हैं, और कहीं तीन झीलें बिना किसी चेतावनी के अपना रंग बदल देती हैं। विज्ञान ने इन जगहों के कई रहस्यों को समझने की कोशिश की है, लेकिन हर उत्तर के पीछे आज भी एक नया सवाल खड़ा दिखाई देता है। आज हम ऐसी ही 10 जगहों की यात्रा करेंगे जहां खूबसूरती के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो मन को शांत नहीं बल्कि और अधिक बेचैन कर देता है। नंबर 1, इगुआजू फॉल्स, पानी की सबसे विशाल दहाड़। ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर फैला इगुआजू फॉल्स दूर से किसी साधारण झरने जैसा दिखाई नहीं देता। यहाँ पानी किसी एक चट्टान से नीचे नहीं गिरता, बल्कि लगभग 3 किलोमीटर लंबे घोड़े की नाल जैसे क्षेत्र में सैकड़ों अलग अलग धाराओं में टूटकर धरती के भीतर उतरता हुआ दिखाई देता है। करीब 275 झरनों से बना यह विशाल तंत्र जब पूरी शक्ति में होता है, तब इसकी गर्जना इतनी तेज हो जाती है कि पास खड़े 2 लोगों के लिए एक दूसरे की आवाज सुनना कठिन हो सकता है। पानी 80 मीटर तक ऊंची काली बेसाल्ट चट्टानों से नीचे गिरता है और नीचे पहुंचते ही हवा में इतनी अधिक नमी भर देता है कि पूरी घाटी हमेशा धुंध से घिरी रहती है। इस धुंध के भीतर खड़े होकर सामने देखना ऐसा अनुभव देता है जैसे कोई विशाल सफेद दीवार लगातार आपकी ओर बढ़ रही हो। इगुआजू का सबसे भयावह हिस्सा गरगांटा डेल डियाब्लो कहलाता है, जिसका अर्थ है शैतान का गला। यहाँ कई धाराएं एक संकरी और गहरी खाई में एक साथ गिरती हैं। ऊपर से देखने पर पानी किसी ऐसी अथाह दरार में गायब होता दिखाई देता है जिसका तल साफ नजर नहीं आता। तेज बहाव में उठती धुंध नीचे की वास्तविक गहराई को छिपा देती है। केवल गर्जना सुनाई देती है और सामने सफेद पानी लगातार अंधेरे के भीतर समाता रहता है। इस स्थान के किनारे खड़े होकर कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम होता है जैसे धरती की सतह फट गई हो और पूरा जंगल धीरे धीरे उसी दरार में खिंचता चला जा रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरा क्षेत्र प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी कठोर चट्टानों पर विकसित हुआ। नदी ने हजारों वर्षों तक चट्टानों की परतों को काटकर इन विशाल गिरावटों का निर्माण किया, लेकिन यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। पानी आज भी चट्टानों को घिस रहा है और झरनों का किनारा धीरे धीरे पीछे हट रहा है। इसका अर्थ यह है कि इगुआजू स्थिर दिखाई देने के बावजूद लगातार बदल रहा है। जिस चट्टान पर आज कोई व्यक्ति खड़ा होता है, संभव है भविष्य में वह बहते पानी का हिस्सा बन जाए। सबसे विचित्र जीव वे काले स्विफ्ट पक्षी हैं जो झरनों के पीछे की चट्टानों में घोंसले बनाते हैं। ये पक्षी सीधे तेज पानी और घनी धुंध के भीतर उड़कर गायब हो जाते हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है जैसे पक्षी पानी की दीवार में समा गए हों, लेकिन वे दूसरी ओर छिपी दरारों तक पहुंच जाते हैं। रात में चांदनी सही कोण से धुंध पर पड़े तो यहाँ चंद्र इंद्रधनुष भी बन सकता है। अंधेरे जंगल, सफेद धुंध और चांद की हल्की रोशनी में बना यह फीका इंद्रधनुष सुंदरकम और किसी चेतावनी जैसा अधिक दिखाई देता है। इगुआजू का रहस्य यह नहीं कि यहाँ इतना पानी क्यों गिरता है। वास्तविक बेचैनी इस बात से पैदा होती है कि इसकी गर्जना कभी बंद नहीं होती। दिन हो या रात, मौसम शांत हो या तूफानी, यह आवाज लगातार घाटी के भीतर घूमती रहती है। स्थानीय लोगों के लिए यह सामान्य है, लेकिन पहली बार आने वाले कई यात्रियों को रात में भी वही गर्जना अपने कानों के भीतर सुनाई देती रहती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल के नीचे कोई विशाल शक्ति जाग रही हो और झरने की आवाज केवल उसकी सांस हो। नंबर 2, मीटिंग ऑफ वाटर्स, साथ बहती 2 अलग दुनियाएं। ब्राजील के मनाउस शहर के पास रियो नीग्रो और सोलिमोइस नाम की 2 विशाल नदियां आपस में मिलती हैं, लेकिन मिलने के बाद भी वे तुरंत एक नहीं होती। रियो नीग्रो का पानी गहरा काला दिखाई देता है, जबकि सोलिमोइस का पानी पीला और मिट्टी से भरा हुआ होता है। दोनों धाराएं एक स्पष्ट सीमा बनाकर कई किलोमीटर तक साथ साथ बहती रहती हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है
जैसे किसी ने एक ही नदी को बीच से काटकर दो अलग रंगों में बांट दिया हो। सबसे विचित्र बात यह है कि दोनों पानी एक दूसरे को छूते हैं, उनके बीच कोई दीवार नहीं है, फिर भी वे अपनी पहचान छोड़ने से इनकार करते दिखाई देते हैं। इस घटना के पीछे तापमान, गति, घनत्व और रासायनिक संरचना का अंतर माना जाता है। सोलिमोइस नदी एंडीज पर्वतों से भारी मात्रा में मिट्टी और खनिज लेकर आती है। इसकी धारा तेज और अपेक्षाकृत ठंडी होती है। दूसरी ओर रियो नीग्रो जंगलों से निकलने वाले जैविक पदार्थों के कारण गहरी चाय जैसी दिखती है। इसका पानी अधिक अम्लीय, गर्म और धीमा होता है। जब दोनों मिलते हैं तो उनके अलग अलग गुण तुरंत घुलने नहीं देते, लेकिन वैज्ञानिक कारण जान लेने के बाद भी यह दृश्य सामान्य नहीं लगता। नाव से गुजरते समय यात्री अपने एक हाथ को काले पानी की ओर और दूसरे को पीले पानी की ओर बढ़ाकर तापमान का अंतर महसूस कर सकते हैं। एक ही नाव के दोनों ओर दो अलग वातावरण मौजूद होना किसी अदृश्य सीमा का एहसास कराता है। ऊपर से यह सीमा सीधी दिखाई देती है, लेकिन पास जाने पर दोनों धाराओं के किनारों पर छोटे भंवर लगातार एक दूसरे में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। काला पानी पीले हिस्से में घुसता है, फिर अचानक पीछे लौट जाता है। पीली धारा काले पानी को काटती है, लेकिन कुछ दूरी बाद उसकी पहचान फिर अलग दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों नदियां एक दूसरे को स्वीकार करने और पीछे हटने के बीच किसी अनंत संघर्ष में फंसी हों। रियो नीग्रो की अम्लीय प्रकृति कई प्रकार के मच्छरों के लार्वा के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती, जबकि सोलिमोइस का पोषक तत्वों से भरा पानी अलग जलीय जीवन को सहारा देता है। इसका अर्थ है कि केवल रंग ही अलग नहीं है, उस स्पष्ट सीमा के दोनों ओर जीवन के नियम भी बदल जाते हैं। मछलियां, सूक्ष्म जीव, तापमान और तलछट सब कुछ अलग हो सकता है। नदी के बीच दिखाई देने वाली वह पतली रेखा वास्तव में दो विशाल पारिस्थितिक दुनियाओं की सीमा है। जब शाम होने लगती है और सूरज की रोशनी पानी से हट जाती है, तब काला रियो नीग्रो लगभग पूरी तरह अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके साथ बहता पीला सोलिमोइस फिर भी हल्का दिखाई देता रहता है। नाव बीच की सीमा पर चलती है तो एक तरफ पानी की सतह दिखाई देती है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे नाव किसी काली खाली जगह के ऊपर तैर रही हो। यही वह समय है जब इस प्राकृतिक घटना की सुंदरता कुछ बेचैन करने वाली बन जाती है। दोनों नदियां अंततः मिलकर अमेजन नदी का निर्माण करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कई किलोमीटर लग जाते हैं। प्रश्न यह नहीं कि पानी आखिर क्यों मिल जाता है, असली सवाल यह है कि इतने लंबे समय तक उसे अलग रखने वाली अदृश्य व्यवस्था कितनी शक्तिशाली है। वहां कोई दीवार नहीं, कोई बांध नहीं और कोई मानवीय नियंत्रण नहीं है, फिर भी दो विशाल जलधाराएं ऐसे बहती हैं जैसे उनके बीच कोई पुराना समझौता हो। साथ चलना है लेकिन तुरंत एक नहीं होना। नंबर 3, माउंट एमेई, बादलों के बीच पवित्र रहस्य। चीन के सिचुआन क्षेत्र में स्थित माउंट एमेई केवल एक ऊंचा पर्वत नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। इसकी ढलानों पर घने जंगल, प्राचीन मंदिर, खड़ी चट्टानें और लगभग हमेशा मौजूद रहने वाली धुंध मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें वास्तविकता धीरे धीरे अस्पष्ट होने लगती है। नीचे का क्षेत्र गर्म और उपोष्णकटिबंधीय हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान अचानक गिरने लगता है। शिखर के पास सर्दियों में बर्फ पड़ती है और दृश्यता कुछ ही मीटर तक सीमित हो सकती है। यात्रियों को लगता है कि वे किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि बादलों के भीतर बने अलग संसार में प्रवेश कर रहे हैं। माउंट एमेई से जुड़ा सबसे विचित्र दृश्य ब्रोकन स्पेक्टर कहलाता है। जब कोई व्यक्ति बादलों या घनी धुंध के सामने खड़ा होता है और उसके पीछे से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसकी परछाई सामने धुंध पर बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है। इस छाया के चारों ओर रंगीन प्रकाश का गोल घेरा बन जाता है। इसे देखने वाले को पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कोई विशाल मानव आकृति खड़ी हो, जिसके सिर के चारों ओर चमकता हुआ मंडल है। विज्ञान इसे प्रकाश के विवर्तन और पानी की छोटी बूंदों से बनने वाला भ्रम बताता है, लेकिन पहाड़ पर पहली बार इसे देखने वाले व्यक्ति के लिए
वैज्ञानिक व्याख्या याद रखना आसान नहीं होता। प्राचीन समय में जब लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, तब उनके पास प्रकाश विज्ञान की आधुनिक जानकारी नहीं थी। उन्होंने धुंध में अपने सामने प्रकट होती विशाल चमकती आकृति को दैवी संकेत माना। कुछ विवरणों में ऐसे दर्शन के बाद लोगों द्वारा जमीन पर झुककर प्रार्थना करने की बात भी मिलती है। सबसे बेचैन करने वाली बात यह है कि आकृति देखने वाले व्यक्ति की हर हरकत दोहराती है, लेकिन उसकी विशालता और धुंधली सीमा उसे अपनी परछाई जैसा महसूस नहीं होने देती। वह हाथ उठाता है तो सामने का विशाल रूप भी हाथ उठाता है। वह पीछे हटता है तो आकृति बादलों के भीतर कमजोर होती जाती है। कुछ क्षण बाद बादल हिलते हैं और वह अचानक गायब हो जाती है। माउंट मेई के शिखर के पास प्राचीन निर्माताओं ने कठिन परिस्थितियों में बड़े धार्मिक ढांचे खड़े किए। तेज हवा, फिसलन भरी चट्टानों और सीमित साधनों के बीच भारी धातु तथा पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए, यह आज भी लोगों को आश्चर्य में डालता है। यहां मौजूद मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं लगते, बल्कि धुंध के भीतर छिपे पहरेदारों जैसे दिखाई देते हैं। घंटियों की आवाज बादलों से टकराकर लौटती है तो यह समझना कठिन हो जाता है कि ध्वनि किस दिशा से आई। इस पर्वत पर 3000 से अधिक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कुछ वनस्पतियां अत्यंत प्राचीन वंशों से जुड़ी हैं और उन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। घने जंगल के भीतर दिन में भी प्रकाश पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचता। रास्ते के दोनों ओर पेड़ों की जड़ें पत्थरों को पकड़कर ऐसी आकृतियां बनाती हैं जैसे वे धीरे धीरे मार्ग को बंद कर रही हों। बंदरों की अचानक आती आवाजें और धुंध में गायब होती सीढ़ियां वातावरण को और अस्थिर कर देती हैं। माउंट मेई का वास्तविक रहस्य किसी एक मंदिर या कथा में नहीं है। रहस्य उस अनुभव में है जब इंसान अपनी ही परछाई को पहचान नहीं पाता। विज्ञान बता सकता है कि रंगीन घेरा कैसे बनता है, लेकिन वह उस क्षण की भावना को समाप्त नहीं कर सकता जब धुंध के भीतर एक विशाल आकृति आपकी प्रत्येक हरकत दोहराती है। कुछ सेकंड के लिए दिमाग यह मानने से इनकार कर देता है कि सामने दिखने वाला रूप आप ही हैं। और शायद यही कारण है कि यह पर्वत हजारों वर्षों से केवल पवित्र नहीं, बल्कि गहराई से रहस्यमयी भी माना जाता रहा है। नंबर 4, डायमंड बीच, काली रेत पर बिखरे हीरे। आइसलैंड की डायमंड बीच पहली नजर में किसी दूसरी दुनिया की सतह जैसी दिखाई देती है। समुद्र के किनारे फैली काली ज्वालामुखी रेत पर विशाल पारदर्शी बर्फ के टुकड़े बिखरे रहते हैं। सूरज की रोशनी इन टुकड़ों के भीतर प्रवेश करती है और अलग अलग कोणों से चमकती हुई बाहर निकलती है। इसी कारण दूर से यह पूरा किनारा काले कपड़े पर बिखरे हीरों जैसा दिखता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बेहद धीमी और बेचैन करने वाली यात्रा छिपी है। यहां आने वाली बर्फ आज नहीं बनी। इसके भीतर दबा पानी संभवतः उस समय बर्फ में बदल गया था जब दुनिया का इतिहास बिल्कुल अलग था। पास की विशाल वतनायोकुल हिमनदी से टूटे बर्फ के टुकड़े एक हिमझील में पहुंचते हैं। वहां से समुद्र उन्हें बाहर खींच लेता है और लहरें कुछ टुकड़ों को वापस काली रेत पर फेंक देती हैं। हजारों वर्षों तक दबाव में रहने के कारण गहरी बर्फ से हवा के छोटे बुलबुले बाहर निकल जाते हैं। ऐसी बर्फ अत्यंत घनी और नीली दिखाई दे सकती है। कुछ टुकड़े इतने साफ होते हैं कि उनके आर पार रेत और आकाश का विकृत प्रतिबिंब दिखाई देता है। उन्हें छूने पर इंसान किसी साधारण बर्फ को नहीं, बल्कि लंबे समय से बंद अतीत को छू रहा होता है। समुद्र तट पर पड़े ये टुकड़े शांत और स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे लगातार बदलते रहते हैं। बाहर का भाग हवा और समुद्री पानी से गर्म होता है, जबकि भीतर का हिस्सा अत्यंत ठंडा रहता है। तापमान के इसी अंतर के कारण कभी कभी बर्फ में अचानक गहरी दरार पड़ती है और विस्फोट जैसी तेज आवाज सुनाई देती है। शांत समुद्र तट पर बिना किसी चेतावनी के होने वाला यह धमाका यात्रियों को चौंका देता है। रात में या धुंध के बीच यह आवाज किसी गोली, चट्टान के टूटने या दूर से आती चीख जैसी लग सकती है। सबसे बड़ा खतरा उन विशाल टुकड़ों से होता है जिनका नीचे का हिस्सा लगातार पिघल रहा होता है।
बाहर से स्थिर दिखने वाला 10 टन का बर्फ का खंड अचानक संतुलन खोकर पलट सकता है। यह पलटना इतना तेज हो सकता है कि पास खड़ा व्यक्ति प्रतिक्रिया भी न कर पाए। बर्फ का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा होने के कारण उसकी वास्तविक आकृति समझना कठिन होता है। जो भाग छोटा दिखाई देता है, उसके नीचे कई गुना बड़ा और असंतुलित ढांचा मौजूद हो सकता है। कभी कभी सील समुद्र में तैरते बर्फ के टुकड़ों पर चढ़ जाती हैं। उनके लिए ये अस्थायी आश्रय होते हैं, क्योंकि समुद्र के भीतर शिकारी जीव मौजूद हो सकते हैं। दूर से यह दृश्य शांत लगता है, लेकिन वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच एक क्षणिक विराम होता है। लहर का अगला झटका बर्फ को पलट सकता है या उसे वापस खुले समुद्र में खींच सकता है। डायमंड बीच का वातावरण हर घंटे बदलता है। सुबह जो विशाल बर्फ का टुकड़ा दिखाई देता है, वह दोपहर तक टूटकर कई भागों में बढ़ सकता है और रात तक पूरी तरह समुद्र में लौट सकता है। अगले दिन उसकी जगह दूसरी आकृति आ जाती है। इस कारण यह समुद्र तट कभी बिल्कुल वैसा नहीं रहता जैसा कुछ घंटे पहले था। इस स्थान का असली रहस्य बर्फ के भीतर कैद समय है। कुछ बर्फ में 1000 वर्ष पुरानी हवा के अंश बंद हो सकते हैं। जब टुकड़ा टूटता या पिघलता है, तो वह हवा पहली बार बाहर निकलती है। समुद्र के किनारे सुनाई देने वाली हल्की फुसफुसाहट केवल बुलबुलों की आवाज हो सकती है, लेकिन यह विचार बेचैन कर देता है कि वह सांस उस समय कैद हुई थी जब वर्तमान दुनिया का अधिकांश हिस्सा अस्तित्व में भी नहीं था। यहाँ हर चमकता टुकड़ा सुंदर है, लेकिन वह साथ ही किसी मरती हुई प्राचीन वस्तु का अंतिम रूप भी है। नंबर 5, डेथ वैली, धरती की जलती हुई सीमा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली का नाम ही उसके वातावरण की चेतावनी देता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म, सबसे सूखा और सबसे निचला क्षेत्र माना जाता है। बैड वाटर बेसिन समुद्र तल से लगभग 86 मीटर नीचे स्थित है। दूर तक फैली सफेद नमक की परत देखने में बर्फ जैसी लगती है, लेकिन वहां की गर्मी इतनी तीव्र हो सकती है कि खुली त्वचा कुछ ही समय में जलने लगे। जमीन का तापमान कई बार हवा से कहीं अधिक हो जाता है। सफेद मैदान के ऊपर गर्म हवा लगातार कांपती रहती है और दूर दिखाई देने वाली वस्तुएं पानी में तैरती हुई प्रतीत होती हैं। दिन के समय यहाँ का सन्नाटा सामान्य सन्नाटा नहीं होता। पेड़ पौधों और बहते पानी की अनुपस्थिति में हवा की छोटी सी गति भी साफ सुनाई देती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की परतें टेढ़ी, नुकीली और टूटी हुई धारों के रूप में ऊपर उठी हैं। उन पर चलना कठिन होता है और हर कदम पर सूखे क्रिस्टल टूटने की आवाज आती है। चारों ओर सफेद मैदान होते हुए भी वातावरण जीवन से रहित दिखाई देता है। यही विरोधाभास इसे और बेचैन करता है। दृश्य चमकीला है, लेकिन उसमें कोई जीवंतता नहीं। डेथ वैली का सबसे प्रसिद्ध रहस्य रेस्ट ट्रैक प्लाया की चलती हुई चट्टानें हैं। सूखी झील के समतल तल पर भारी पत्थर अपनी स्थिति बदलते रहे हैं और उनके पीछे लंबी लकीरें बनती दिखाई देती हैं। कुछ पत्थरों का वजन सैकड़ों किलोग्राम तक हो सकता है। वर्षों तक किसी ने उन्हें चलते हुए नहीं देखा, फिर भी उनके निशान यह साबित करते थे कि वे स्थिर नहीं थे। इससे कई अजीब धारणाएं बनी। कुछ लोगों ने तेज हवा, चुंबकीय प्रभाव या अज्ञात शक्ति की कल्पना की। बाद के अध्ययनों से पता चला कि दुर्लभ परिस्थितियों में झील की सतह पर पानी की बहुत पतली परत जम सकती है। रात में यह पानी बर्फ की चादर बनाता है। दिन में बर्फ टूटती है और हवा के दबाव से बड़ी चादरें धीरे धीरे सरकती हैं। ये चादरें पत्थरों को धक्का देती हैं और नरम जमीन पर उनके पीछे निशान बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को समझ लिया गया, लेकिन इसकी दुर्लभता आज भी रहस्य जैसा प्रभाव पैदा करती है। वर्षों तक कोई घटना नहीं होती और फिर एक विशेष रात में पूरा मैदान धीरे धीरे हिलने लगता है। कल्पना कीजिए कि अंधेरे में पतली बर्फ की चादरें हवा से सरक रही हों और उनके साथ भारी पत्थर जमीन पर रेंग रहे हों। गति इतनी धीमी हो सकती है कि आंख तुरंत पहचान न पाए, लेकिन कुछ देर बाद पत्थर अपनी पुरानी जगह से दूर मिले। आसपास कोई मनुष्य नहीं, कोई इंजन नहीं और कोई स्पष्ट आवाज नहीं। केवल ठंडी हवा में नमक
तथा चट्टान का धीमा घर्षण। डेथ वैली में कभी कभी दुर्लभ वर्षा के बाद हजारों जंगली फूल खिल जाते हैं। वर्षों तक मृत दिखाई देने वाली जमीन अचानक रंगों से भर उठती है। यह परिवर्तन सुंदर है, लेकिन साथ ही अस्थिर भी लगता है, जैसे रेगिस्तान केवल मृत होने का अभिनय कर रहा था और सही संकेत मिलते ही उसके नीचे छिपा जीवन बाहर आ गया। यहां सबसे बड़ा खतरा किसी अज्ञात जीव से नहीं, बल्कि वातावरण की शांत क्रूरता से है। शरीर से पानी तेजी से कम हो सकता है और व्यक्ति को खतरे का एहसास होने से पहले निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। दूर दिखाई देने वाला पानी केवल गर्म हवा का भ्रम हो सकता है। रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं और दिशाओं का अनुमान बिगड़ सकता है। डेथ वैली का रहस्य यह है कि यह स्थान जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ छिपा कर रखता है। जमीन ऊपर से खाली और जली हुई है, लेकिन उसके नीचे बीज वर्षों तक सही बारिश की प्रतीक्षा करते हैं। भारी चट्टानें स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन दुर्लभ रातों में चल पड़ती हैं। यह घाटी हर समय शांत रहती है, पर उसकी यह शांति भरोसा पैदा नहीं करती। वह केवल प्रतीक्षा करती हुई महसूस होती है। नंबर 6, ब्रोमोटेंगर सेमेरू, ज्वालामुखियों का जीवित साम्राज्य। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ब्रोमोटेंगर सेमेरू राष्ट्रीय उद्यान ऐसा क्षेत्र है जहां कई ज्वालामुखी एक विशाल प्राचीन कालडेरा के भीतर खड़े हैं। ऊपर से देखने पर यह पूरा स्थान किसी नष्ट हो चुकी दुनिया जैसा दिखाई देता है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ हैं, लेकिन उनके बीच अचानक लगभग 10 मील लंबा सूखा रेत का समुद्र फैल जाता है। इस दूसर मैदान में न पेड़ हैं, न सामान्य खेती और न ही पानी की कोई खुली धारा। बीच में कई ज्वालामुखीय शिखर खड़े हैं, जिनमें से कुछ आज भी सक्रिय हैं। माउंट ब्रोमो की चोटी से लगातार सफेद धुआं निकलता दिखाई दे सकता है। यह धुआं शांत प्रतीत होता है, लेकिन उसके भीतर सल्फर गैस, भाप और धरती के नीचे चल रही गतिविधियों के संकेत होते हैं। क्रेटर के किनारे खड़े होकर नीचे देखना असहज अनुभव है। गहराई में काला मुंह दिखाई देता है, जिसमें से लगातार भारी गूंज उठती है। यह गूंज कई बार तेज हवा जैसी लगती है, लेकिन कुछ क्षणों में उसका स्वर बदलकर किसी विशाल इंजन या जानवर की गुर्राहट जैसा हो जाता है। यह पूरा क्षेत्र किसी एक विस्फोट से नहीं बना। लगभग 8 लाख वर्षों में हुए अनेक ज्वालामुखीय घटनाक्रमों ने इसे आकार दिया। आज दिखाई देने वाला रेत का समुद्र वास्तव में पुराने विस्फोटों की राख और टूटे पदार्थ से बना है। हर कदम के नीचे वह इतिहास दबा है, जिसमें पहाड़ बने, फटे और फिर गिर गए। यहां की स्थिर जमीन वास्तव में स्थिरता का भ्रम है। इंडोनेशिया उष्णकटिबंधीय देश है, लेकिन सूखे मौसम में इस ऊंचाई पर तापमान 0 से नीचे गिर सकता है। सुबह रेत और घास पर सफेद पाला दिखाई देता है, जिसे दूर से देखकर बर्फ का भ्रम होता है। एक ही स्थान पर ज्वालामुखी की गर्म गैसें और जमाव पैदा करने वाली ठंड का मौजूद होना इसे और विचित्र बनाता है। हर वर्ष टेंगर समुदाय के लोग यज्ञ कसादा नामक अनुष्ठान करते हैं। वे क्रेटर के किनारे पहुंचकर फल, सब्जियां, धन और कभी-कभी पशुओं को ज्वालामुखी के भीतर अर्पित करते हैं। यह परंपरा प्रकृति और पूर्वजों के प्रति सम्मान से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए यह दृश्य असामान्य लगता है। लोग एक सक्रिय ज्वालामुखी के मुंह के पास खड़े होकर वस्तुएं उसके अंधेरे भीतर फेंकते हैं और नीचे से उठता धुआं कुछ ही क्षणों में उन्हें गायब कर देता है। कुछ लोग क्रेटर के नीचे गिराई गई वस्तुओं को पकड़ने के लिए ढलान के भीतर भी उतरते हैं। यह काम बेहद खतरनाक है। ढीली राख, जहरीली गैस और अचानक बदलती गतिविधि के बीच हर कदम जोखिम से भरा होता है। फिर भी परंपरा वर्षों से चलती आई है। रात में रेत का समुद्र पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। दूर केवल ज्वालामुखी की चोटी से उठते धुएं की हल्की आकृति दिखाई देती है। हवा रेत को जमीन के ऊपर सरकाती है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई बड़ी छाया चल रही हो। घोड़ों के पैरों के पुराने निशान कुछ ही मिनटों में मिट जाते हैं।
पीछे मुड़कर देखने पर अपना रास्ता पहचानना कठिन हो सकता है। इस स्थान का सबसे बेचैन करने वाला तथ्य यह है कि यहाँ के लोग सक्रिय ज्वालामुखियों के बीच सामान्य जीवन जीते हैं। वे जानते हैं कि धरती कभी भी बदल सकती है, चेतावनी स्तर बढ़ सकता है, राख आसमान ढक सकती है और सुरक्षित दिखने वाला क्षेत्र अचानक खाली कराया जा सकता है। फिर भी खेती, पूजा और पर्यटन जारी रहते हैं। ब्रोमो टेंगर, सेमेरू का रहस्य यह नहीं कि ज्वालामुखी सक्रिय क्यों है। रहस्य यह है कि इंसान बार बार ऐसे स्थानों के पास क्यों लौटता है जहां धरती स्वयं उसे चेतावनी दे रही होती है। संभवतः भय और श्रद्धा के बीच की दूरी यहां बहुत कम है। क्रेटर से आती गूंज सुनकर समझ नहीं आता कि पहाड़ केवल गैस छोड़ रहा है या किसी अगले परिवर्तन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। नंबर 7, अटलांटिक ओशन रोड, लहरों के ऊपर दौड़ती सड़क। नॉर्वे की अटलांटिक ओशन रोड छोटी छोटी चट्टानी द्वीपों को पुलों और पत्थर के रास्तों से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जिस समुद्री क्षेत्र से यह गुजरती है वह इसे दुनिया की सबसे असामान्य सड़कों में शामिल करता है। सड़क सीधे खुले अटलांटिक महासागर के किनारे बनी है, जहां तेज हवा और ऊंची लहरें बिना किसी बड़ी प्राकृतिक रुकावट के चट्टानों से टकराती हैं। शांत मौसम में यह रास्ता खूबसूरत लगता है, लेकिन तूफान के समय यही सड़क किसी जाल जैसी दिखाई देने लगती है। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा स्टोरसिजुंडेट ब्रिज है। पुल का आकार घुमावदार और ऊंचाई अचानक बदलने वाली है। एक विशेष कोण से देखने पर इसका आगे का भाग गायब दिखाई देता है और ऐसा भ्रम होता है जैसे सड़क आसमान में उठकर अचानक टूट गई हो। दूर से आने वाले चालक को कुछ क्षणों के लिए लगता है कि पुल का दूसरा सिरा मौजूद ही नहीं है। जैसे जैसे वाहन आगे बढ़ता है, गायब भाग फिर दिखाई देने लगता है। इस दृश्य के कारण इसे कभी कभी कहीं न जाने वाला पुल भी कहा जाता है। यह केवल आंखों का भ्रम है, लेकिन तेज हवा, बारिश और समुद्र की गर्जना के बीच यह भ्रम अधिक वास्तविक महसूस होता है। चालक को पता होता है कि सड़क आगे मौजूद है, फिर भी दिमाग कुछ सेकंड के लिए सामने दिखाई देने वाली खाई को सच मान लेता है। यही कुछ सेकंड इस यात्रा को असहज बना देते हैं। सड़क का निर्माण 1983 से 1989 के बीच हुआ। काम के दौरान कई बड़े समुद्री तूफानों ने निर्माण स्थल को सीधे प्रभावित किया। अभियंताओं और मजदूरों को ऐसी चट्टानों पर काम करना पड़ा जो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती हैं और लगातार लहरों से घिसती रही हैं। पुलों को केवल वाहनों का भार नहीं, बल्कि समुद्री हवा, नमक, बारिश और लहरों के दीर्घकालीन प्रहार सहने के लिए बनाया गया। तूफानी दिनों में लहरें सड़क के ऊपर तक पहुंच सकती हैं। पानी वाहन के शीशे को पूरी तरह ढक देता है और कुछ क्षणों के लिए चालक को आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लहर हटने के बाद सड़क फिर सामने आती है, लेकिन अगली लहर कब आएगी इसका अनुमान कठिन होता है। कई वीडियो में वाहन समुद्र की दीवार के भीतर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं और अगले ही पल दूसरी ओर निकल आते हैं। रात में यह रास्ता और अधिक रहस्यमयी बन जाता है। छोटे द्वीपों के बीच बहुत कम रोशनी होती है। वाहन की रोशनी केवल सड़क का संकरा भाग दिखाती है, जबकि दोनों ओर समुद्र पूरी तरह काला रहता है। तेज हवा पुल पर वाहन को हल्का धक्का दे सकती है। नीचे पानी दिखाई नहीं देता, केवल उसकी आवाज सुनाई देती है। कुछ स्थानों पर ऐसा लगता है जैसे लहरें सड़क के ठीक नीचे नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही हों। समुद्र के किनारे बने छोटे मोड़ों पर कभी कभी पक्षी अचानक हवा के साथ वाहन के सामने आ जाते हैं। धुंध में पुल की रेलिंग और सड़क का अगला हिस्सा धीरे धीरे गायब हो सकता है। चालक के लिए दिशा का एकमात्र प्रमाण सफेद रेखाएं रह जाती हैं। यदि वे भी पानी या बर्फ से ढक जाएं, तो पूरा रास्ता आकाश और समुद्र के बीच बनी धूसर पट्टी जैसा लगने लगता है। अटलांटिक ओशन रोड का रहस्य कोई छिपी हुई घटना नहीं, बल्कि मनुष्य और समुद्र के बीच का असंतुलन है। सड़क मजबूत है, पुलों की गणना सटीक है और सुरक्षा नियम मौजूद हैं। फिर भी हर तूफान यह याद दिलाता है
कि अंतिम नियंत्रण समुद्र के पास है। इंसान ने रास्ता बना दिया, लेकिन समुद्र ने उसे स्वीकार किया है या केवल कुछ समय के लिए सहन कर रहा है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। नंबर 8, केलीमुत्तू, रंग बदलती 3 रहस्यमयी झीलें। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित केलीमुत्तू ज्वालामुखी के शिखर पर 3 क्रेटर झीलें मौजूद हैं। ये झीलें एक दूसरे के बेहद करीब हैं और उनके बीच केवल संकरी चट्टानी दीवारें हैं। फिर भी तीनों का रंग अलग हो सकता है। कभी एक झील नीली, दूसरी हरी और तीसरी गहरे लाल या काले रंग की दिखाई देती है। कुछ महीनों या वर्षों बाद वही झीलें पूरी तरह अलग रंगों में बदल सकती हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि उनका परिवर्तन एक साथ नहीं होता। एक झील बदल सकती है, जबकि उसके ठीक पास स्थित दूसरी झील लंबे समय तक वैसी ही रहती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन रंगों के पीछे पानी में घुले खनिज, ऑक्सीकरण की अवस्था, अम्लता और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों का प्रभाव है। झीलों के तल पर स्थित छिद्र सल्फर और धातु तत्वों को पानी में छोड़ते रहते हैं। रासायनिक परिस्थितियां बदलने पर पानी अलग रंग की रोशनी परावर्तित करने लगता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन उसकी सटीक गति और समय का अनुमान हमेशा आसान नहीं होता। स्थानीय मान्यताओं में इन तीनों झीलों को मृत आत्माओं का निवास माना गया है। एक झील वृद्ध लोगों की आत्माओं से, दूसरी युवाओं से और तीसरी गलत कार्य करने वालों की आत्माओं से जोड़ी जाती है। इन विश्वासों के अनुसार झील का रंग केवल रासायनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर मौजूद आत्माओं की स्थिति का संकेत भी हो सकता है। आधुनिक विज्ञान इन धारणाओं का समर्थन नहीं करता, लेकिन बदलते रंगों का अनिश्चित स्वरूप लोक कथाओं को जीवित रखता है। सुबह सूर्योदय से पहले शिखर पर पहुंचने वाले यात्रियों को चारों ओर घनी धुंध मिल सकती है। झीलें कुछ ही दूरी पर होते हुए भी दिखाई नहीं देती। फिर हवा का झोंका आता है और धुंध कुछ सेकंड के लिए हटती है। अचानक नीचे गहरे रंग का विशाल जल दिखाई देता है, जिसकी सतह बिल्कुल शांत हो सकती है। अगले ही क्षण धुंध फिर उसे ढक लेती है। यह प्रकट होने और गायब होने की प्रक्रिया ऐसा भ्रम पैदा करती है जैसे झील स्थिर स्थान पर नहीं, बल्कि बादलों के पीछे चल रही हो। तीनों झीलों के पानी की रासायनिक प्रकृति खतरनाक हो सकती है। उनका सुंदर रंग स्नान या तैराकी का निमंत्रण नहीं है। खड़ी चट्टानें, कमजोर किनारे और गहरी ढलान इसे जोखिमपूर्ण बनाती हैं। हवा अचानक तेज हो सकती है और धुंध दृश्यता समाप्त कर सकती है। कुछ स्थानों पर सुरक्षा रेलिंग के पार नीचे केवल रंगीन पानी नहीं, बल्कि लगभग सीधी गिरावट होती है। झीलों के आसपास की भूमि सल्फर और ज्वालामुखीय प्रभाव के कारण सूखी तथा धूसर दिखाई देती है, जबकि कुछ दूरी पर घने वन सामान्य रूप से उगते हैं। यह सीमा भी असामान्य लगती है। एक ओर हरा जीवन है और दूसरी ओर ऐसी चट्टानें हैं जिनके भीतर से लगातार रासायनिक गैसें निकल रही हैं। केलीमुत्तू का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसका दृश्य कभी स्थायी नहीं रहता। पुरानी तस्वीर में जो झील नीली दिखती है, आज वह भूरी हो सकती है। कोई नहीं कह सकता कि कुछ वर्षों बाद उसका रंग क्या होगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन की सही भविष्यवाणी कठिन है। रात में इन झीलों तक पहुंचना सामान्यतः सुरक्षित नहीं माना जाता। अंधेरे में पानी का रंग दिखाई नहीं देता और केवल हवा की आवाज सुनाई देती है। उस समय 3 अलग झीलें एक ही विशाल काली खाई जैसी लग सकती हैं। शायद इसी कारण स्थानीय कथाएं इतने लंबे समय तक जीवित रहीं। जब कोई स्थान बिना चेतावनी अपना चेहरा बदल सकता हो, तो मनुष्य उसे केवल प्राकृतिक घटना मानकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाता। नंबर 9, दुजियांगयान, बिना बांध का प्राचीन चमत्कार। चीन के सिचुआन क्षेत्र में मौजूद दुजियांगयान दुनिया की सबसे पुरानी सक्रिय सिंचाई प्रणालियों में से एक है। इसे 2000 वर्ष से भी पहले बनाया गया था, लेकिन यह आज भी नदी के पानी को खेतों और शहरों की ओर पहुंचाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें नदी को रोकने वाला कोई विशाल बांध नहीं है। यह व्यवस्था पानी से लड़ती नहीं,
बल्कि उसकी गति और दिशा का उपयोग करके उसे बांटती है। प्राचीन समय में मिन नदी बार बार बाढ़ लाती थी। कभी पूरा मैदान पानी में डूब जाता था और कभी सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती थीं। अभियंता ली बिंग ने नदी को रोकने के बजाय उसके प्रवाह को नियंत्रित करने की योजना बनाई। नदी के बीच संरचना बनाकर पानी को 2 भागों में बांटा गया। एक हिस्सा खेतों और आबादी की ओर भेजा गया, जबकि दूसरा मुख्य धारा में आगे बहता रहा। इस प्रणाली का एक भाग नदी के घुमाव और केंद्र से बाहर फेंकने वाली शक्ति का उपयोग करता है। तेज धारा भारी गाद और पत्थरों को बाहर की तरफ ले जाती है, जबकि अपेक्षाकृत साफ पानी सिंचाई मार्ग में प्रवेश करता है। इससे तलछट लगातार जमा नहीं होती। आधुनिक मशीनों के बिना स्वयं सफाई करने वाली यह व्यवस्था आज भी अभियंत्रण का अद्भुत उदाहरण है। सबसे कठिन कार्य पहाड़ को काटकर जलमार्ग बनाना था। उस समय विस्फोटक उपलब्ध नहीं थे। बताया जाता है कि मजदूर चट्टानों को आग से गर्म करते और फिर अचानक ठंडा पानी डालते थे। तापमान के तेज अंतर से पत्थर टूटता था। यही प्रक्रिया वर्षों तक दोहराई गई और धीरे धीरे पहाड़ के भीतर रास्ता बना। यह कार्य पूरा होने में लगभग 8 वर्ष लगे। आज आधुनिक औजारों के साथ भी किसी कठोर पहाड़ में इतना सटीक मार्ग बनाना कठिन परियोजना होती। तब सीमित उपकरणों में नदी की ऊंचाई, ढलान, बहाव और मौसमी परिवर्तन का अनुमान कैसे लगाया गया होगा, यह प्रश्न आज भी लोगों को आश्चर्य में डालता है। छोटी सी गणना गलत होती तो या तो खेतों तक पानी नहीं पहुंचता या पूरी बस्ती बाढ़ में डूब सकती थी। दुजियांगयान की संरचना भूकंपों के दौरान भी उल्लेखनीय रूप से टिकाऊ रही है। प्राचीन निर्माण में पत्थरों से भरे बांस के पिंजरों का उपयोग किया गया था। ये कठोर कंक्रीट की तरह एक ही इकाई नहीं बनते, बल्कि झटकों के दौरान थोड़ी गति करके ऊर्जा को फैला सकते हैं। समय के साथ सामग्री बदली और मरम्मत हुई, लेकिन मूल सिद्धांत आज भी वही है। रात में इस स्थान पर पानी की आवाज एक समान नहीं होती। अलग अलग मार्गों में बहती धाराएं अलग स्वर उत्पन्न करती हैं। कहीं गहरी गर्जना सुनाई देती है, कहीं पत्थरों पर रगड़ की आवाज और कहीं पानी अचानक संकरे मार्ग में प्रवेश करते हुए सीटी जैसा स्वर पैदा करता है। आंखों के सामने कोई मशीन नहीं होती, लेकिन पूरा तंत्र किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की तरह काम करता रहता है। सबसे बेचैन करने वाली बात यह है कि इस प्रणाली का आदेश देने वाला कोई जीवित नियंत्रक नहीं है। मौसम बदलता है, नदी का स्तर बढ़ता है और प्रवाह स्वयं अलग मार्गों में बढ़ जाता है। पत्थर, ढलान और पानी मिलकर उस योजना का पालन करते हैं जिसे 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। दुजियांगयान का रहस्य किसी चमत्कारी शक्ति में नहीं, बल्कि खोए हुए ज्ञान की संभावना में है। हमें इसके मूल सिद्धांत समझ आते हैं, लेकिन यह प्रश्न बना रहता है कि प्राचीन लोगों ने इतनी विशाल नदी का व्यवहार कितने वर्षों तक देखा और किस प्रकार ऐसी गणना की जो हजारों वर्ष बाद भी उपयोगी है। संभव है यह केवल प्रतिभा और धैर्य का परिणाम हो, लेकिन जब रात के अंधेरे में नदी बिना किसी आधुनिक मशीन के स्वयं अपना रास्ता चुनती दिखाई देती है, तब यह स्थान किसी प्राचीन बुद्धिमत्ता की जीवित छाया जैसा महसूस होता है। नंबर 10, साड़े विलेज, समय में जमी अनोखी बस्ती। इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप पर मौजूद साड़े विलेज आधुनिक शहरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहाँ घर मिट्टी, बांस, लकड़ी और मोटी घास से बनाए जाते हैं। शाम होते ही साड़े का वातावरण अचानक बदल जाता है। दिन में पर्यटकों और करघों की आवाज से भरी गलियां शांत होने लगती हैं। घास की छतों के बीच खाना बनाने का धुआं फैलता है। कमजोर रोशनी छोटे दरवाजों से बाहर आती है और मिट्टी की दीवारों पर कांपती रहती है। दूर से लोगों की बातचीत सुनाई देती है, लेकिन टेढ़ी गलियों के कारण यह समझना कठिन होता है कि आवाज किस घर से आ रही है। बारिश के दौरान मोटी छतों पर गिरता पानी लगातार भारी ध्वनि पैदा करता है। संकरी गलियों से हवा गुजरती है तो सूखी घास में सरसराहट होती है। रात में यही आवाज ऐसी लग सकती है जैसे कोई धीरे धीरे छतों के ऊपर चल रहा हो। वास्तव में यह हवा और वर्षा होती है।
लेकिन बंद वातावरण मन को अलग अर्थ खोजने पर मजबूर कर देता है। साड़े विलेज का सबसे बड़ा रहस्य किसी छिपे खजाने या बंद कमरे में नहीं है। इसका रहस्य यह है कि समय यहाँ इतनी धीमी गति से क्यों चलता हुआ महसूस होता है। बाहर की दुनिया तेजी से बदल चुकी है, लेकिन गांव में प्रवेश करते ही आधुनिक जीवन की रफ्तार पीछे छूट जाती है। वही मिट्टी, वही झुकी छतें, वही करघे और वही पीढ़ियों पुराने नियम सामने दिखाई देते हैं। क्या यहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं को बचाकर रखा है या इन परंपराओं ने लोगों को अपने भीतर बांध रखा है? इसका उत्तर सरल नहीं है। पर्यटक कुछ घंटों के बाद गांव से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन साड़े वहीं रहता है, घास की मोटी छतों और धुएं भरी गलियों के बीच, मानो समय ने उसे आगे ले जाने की कोशिश ही छोड़ दी हो। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों के कई रहस्यों के पीछे विज्ञान मौजूद है, लेकिन विज्ञान हर अनुभव से पैदा होने वाली बेचैनी को समाप्त नहीं कर पाता। कहीं हजारों वर्ष पुरानी बर्फ टूट रही है, कहीं नदी अपनी सीमा स्वयं बना रही है,